हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स 22 जून 2024 के। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट हमारा करंट अफेयर है दैट इज़ आइबेरियन लिंक्स कंजर्वेशन सक्सेस फ्रॉम इंडेंजर टू वल्नरेबल। ओके, ये आइबेरियन लिंक्स है क्या चीज़ है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइबेरियन लिंक्स एक कैट फैमिली की, ठीक है, एक कैट फैमिली का एनिमल है। ठीक है, एक कैट है। तो ये आइबेरियन जो लिंक्स है ये बिलोंग करता है वेस्ट यूरोप का एक कॉन्टिनेंट है जिसका एक पेनिनसुला है। ठीक है, एक पेनिनसुला है जिसको हम कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला किसका पार्ट है? आइबेरियन पेनिनसुला स्पेन का पार्ट है। ठीक है, तो ये कैट वहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो 1950s 1960s के आसपास, ठीक है, इस कैट की जो पॉपुलेशन वो कम होने लग गई थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ पोचिंग, ठीक है, हंटिंग वगैरह की वजह से इस कैट की जो पॉपुलेशन हो गई थी वो कम हो गई थी। ठीक है, तो IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है, वो क्लासीफाई करता है। ठीक है, वो क्लासीफाई करता है प्लांट्स और एनिमल्स को कि इनको कितनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, उनको क्लासीफाई करता है, एक रेड लिस्ट जारी करता है। ठीक है, एक रेड लिस्ट जारी करता है, उसमें बताता है कि किस एनिमल को, किस प्लांट को कितनी कंजर्वेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो IUCN ने इस आइबेरियन लिनक्स को इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में रखा हुआ था, इंडेंजर्ड वाली लिस्ट में रखा था। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ सम कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है, कंजर्वेशन एफर्ट्स किए, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, प्रे की, आपको पता है प्रे और प्रीडेटर होता है, तो प्रे की जो पॉपुलेशन थी उसको बढ़ाया गया। ठीक है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और सब चीज़ें, हंटिंग रोकी गई, पोचिंग रोकी गई। ठीक है, उसकी वजह से जो आइबेरियन लिंक्स की जो पॉपुलेशन है वो इम्प्रूव कर गई, और उसकी वजह से IUCN ने क्या किया, इसको इंडेंजर्ड लिस्ट से निकालकर इसको वल्नरेबल लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा कम थ्रेटेंड कर दिया। ठीक है, बिकॉज इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, तो स्टेटस क्या है, IUCN अपग्रेडेड द आइबेरियन लिंक्स स्टेटस फ्रॉम इंडेंजर्ड टू वल्नरेबल। ठीक है, इंडेंजर्ड ज़्यादा थ्रेटेंड होता है, वल्नरेबल थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है, और सबसे ज़्यादा होता है एक्सटिंक्ट। ठीक है, जब कोई चीज़ खत्म हो जाए, जब कोई एनिमल खत्म ही हो जाए, प्लांट खत्म हो जाए, उसको एक्सटिंक्ट में डाल देते हैं। उससे कम होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, फिर उससे कम होता है इंडेंजर्ड, फिर उससे वल्नरेबल। ठीक है, तो ये सब कैटेगरीज होती हैं IUCN की रेड लिस्ट में। ओके, अब एफर्ट्स क्या किए, कैसे इसकी पॉपुलेशन इंप्रूव कर पाई, वो थे कंजर्वेशन एफर्ट्स इंक्लूडेड इंक्रीजिंग प्रे अबंडेंस। ठीक है, प्रे की अबंडेंस को बढ़ाया गया। ठीक है, प्रे यानी इसको खाने के लिए अच्छा सा मिला। ठीक है, हैबिटाट रिस्टोरेशन, ठीक है, इसको जहाँ पर ये रहती थी उसको रिस्टोर किया। ठीक है, जहाँ जो हैबिटाट था इसका उसको रिस्टोर किया गया। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इसकी बढ़ाई गई। ठीक है, थ्रू ट्रांसलोकेशंस एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम से इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाई गई। ठीक है, एक ही जीन्स के आइबेरियन लिनक्स नहीं वहाँ पर रखे, डिफरेंट तरीके के आइबेरियन लिनक्स, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के आइबेरियन लिनक्स को रखा गया। ठीक है, ट्रांसलोकेशन के थ्रू, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के थ्रू, उन सब चीज़ों की वजह से, उन कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से इसकी पॉपुलेशन इंप्रूव कर पाई। ठीक है, इसको थ्रेट्स क्या थे? ठीक है, इसको थ्रेट्स थे डिस्पाइट द रिकवरी थ्रेट्स लाइक डिजीज़, अभी भी इसको डिजीज़ का थ्रेट है। ठीक है, पोचिंग का है। ठीक है, पोचिंग मीन्स इसको यूज़ करना, ठीक है, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। ठीक है, बेच देना इसको। ठीक है, इसको सेल कर देते हैं तो उसको पोचिंग कहते हैं। ठीक है, हैबिटाट चेंज, ठीक है, एंड हैबिटाट चेंज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज परसिस्ट। ठीक है, रिक्वायरिंग ऑन गोइंग कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है, तो हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स इसको कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब अभी भी थ्रेट्स हैं इसको, डिजीज़ का, पोचिंग का, हैबिटाट चेंजेस का, क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था फ्रॉम इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट के रिलेटेड। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है आइबेरियन लिनक्स। ठीक है, काफ़ी बार इसके पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले टाइम पे भी इसको पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके, हमारा जो नेक्स्ट जो करंट अफेयर है दैट इज़ ओलंपिक्स। इट इज़ रिलेटेड टू ओलंपिक्स। ठीक है, ओलंपिक्स आपको पता है एक गेम है। ठीक है, ओलंपिक्स एक
कंपटीशन होता है जो वर्ल्ड में सबसे टॉप कंपटीशन माना जाता है, ठीक है, सबसे टॉप का कंपटीशन कोई माना जाता है तो ओलंपिक्स माना जाता है, ठीक है। ओलंपिक्स सबसे पहले एथेंस में हुआ था, ग्रीस में, ठीक है। एंशिएंट गेम्स होती थी, ग्रीस में होती थी, ठीक है। तो फिर अब क्या हुआ कि ये जो ओलंपिक्स होते थे वो आफ्टर 4 ईयर्स होते थे, ठीक है, 4 सालों बाद ओलंपिक्स होते थे, ठीक है। अब क्या कर दिया कि अब ओलंपिक्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक होते हैं समर ओलंपिक्स, एक होते हैं विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। 2-2 सालों बाद, ठीक है, 2 सालों बाद समर ओलंपिक्स, 2 सालों बाद विंटर ओलंपिक्स। पहले के 4 ईयर्स के बाद डायरेक्टली ओलंपिक्स होते थे। अब इंडिया ने क्या किया, हमारी इंडिया टू पुश 2036 ओलंपिक बिड एंड इंक्लूजन ऑफ इंडिजिनस स्पोर्ट। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बोला कि हम 2036 का जो ओलंपिक्स गेम होनी है वो इंडिया में करवाई जाए, ठीक है। आपको पता है कि रिसेंटली अब जुलाई 2024 में फ्रांस में ओलंपिक्स होने हैं, ठीक है। जुलाई 2024 में फ्रांस में ओलंपिक्स होने हैं। तो इंडिया ने अपनी बिड रखी, ठीक है। इंडिया ने बोला कि ये 2036 वाले ओलंपिक्स इंडिया में करवाए जाए। और इंडिया ने बोला कि कुछ इंडिजीनियस स्पोर्ट्स जैसे योगा, खो खो, कबड्डी, चेस, T20 क्रिकेट एंड स्क्वैश, ठीक है, ये सब गेम जो हैं, जो इंडियन गेम्स हैं, इंडिजीनियस स्पोर्ट्स से, इनको भी इंक्लूड किया जाए ओलंपिक्स में, ठीक है। इंडिया विल एडवोकेट फॉर इट्स बिड टू होस्ट 2036 समर ओलंपिक्स, ठीक है। 2036 के समर ओलंपिक्स इंडिया चाहती है कि हम करवाएं, ठीक है, ड्यूरिंग द अपकमिंग पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है। पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं जुलाई 2024 में। एमिंग, और उस एम क्या कर रही है, एमिंग टू इंक्लूड इंडिजीनियस स्पोर्ट्स जैसे योगा, खो खो एंड कबड्डी। दिस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ऑफ इंडियाज़ मिशन ओलंपिक सेल, ठीक है, उसने एक प्रेजेंट किया, एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रेजेंट की है टू न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है, जो हमारे न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, ठीक है। जो मनसुख मांडविया हमारे न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनको एक रिपोर्ट टेबल की है, रिपोर्ट दी है उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मिशन ओलंपिक सेल ने, कि हमारे ये 6 डिसिप्लिन्स हैं जैसे योगा, खो खो, कबड्डी, चेस, T20 और स्क्वैश को इंक्लूड किया जाए ओलंपिक्स में, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया और ये आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया ने किस ईयर के लिए अपनी बिड रखी है ओलंपिक्स के लिए 2036। ओके, हमारे कौन से इंडिजीनियस स्पोर्ट्स हैं जिनको इंडिया चाहता है कि वो इंक्लूड होने चाहिए ओलंपिक्स में, तो वो हैं योगा, खो खो, कबड्डी, चेस, ऑल दोज, ये आपके सामने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर है दैट इज़ एंजल टैक्स। ओके, एंजल टैक्स एक आपका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमी से आपका इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर है एंजल टैक्स, ठीक है। एंजल क्या होता है, एंजल आई होप फरिश्ता, ठीक है। तो एंजल टैक्स क्या होता है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, जो CII जिसको हम बोलते हैं, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी एक ग्रुप है, इंडियन इंडस्ट्रीज़ का एक ग्रुप है, उसने रिकमेंड किया है कि एंजल टैक्स को रिमूव कर दिया जाए ताकि टू बूस्ट कैपिटल फॉर्मेशन, साइटिंग इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन स्टार्टअप फंडिंग। ओके, स्टार्टअप क्या होते हैं आपको, ठीक है, आपको पता है स्टार्टअप्स क्या होते हैं। स्टार्टअप्स होते हैं जब आप कोई इनोवेशन कर एक नया प्रोडक्ट लाओ, ठीक है, नया बिजनेस खोलो कुछ, तो उसको हम कहते हैं स्टार्टअप्स, ठीक है। तो आपको पता है कि जब स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स के पास पैसे कम होते हैं, ठीक है, तो उनको इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। स्टार्टअप्स को चलने के लिए, स्टार्टअप्स को फंक्शन करने के लिए उनको इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट में, उनको हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। इसीलिए उनको फरिश्ता, एंजल इसी के लिए नाम रखा है, बिकॉज अभी क्योंकि स्टार्टअप का तो पता नहीं है कि वो स्टार्टअप चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है, पर फिर भी कोई अगर आपके बिजनेस में, कोई आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है तो यानी वो फरिश्ता है, वो एंजल है, इसीलिए इसका नाम रखा एंजल, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स, तो जो एंजल टैक्स है, ठीक है, एक टैक्स भी है जिसका नाम है एंजल टैक्स, ठीक है। किसी ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो एक टैक्स लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंजल टैक्स। अभी एंजल टैक्स होता क्या है, एंजल टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया था, 2012 में, इंट्रोड्यूस्ड इन 2012 अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो हमारा इनकम टैक्स है 2012 में इंट्रोड्यूस किया, इज लेवीड ऑन द कैपिटल रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनीज थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स
इफ़ द शेयर प्राइस एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, आपको पता है कि एंजल टैक्स किस पर लगाया जाता है? जब आप कैपिटल रेज करो, यानी अपने पैसे मार्केट से लिए, ठीक है, आपकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ठीक है, आपकी कंपनी छोटी सी कंपनी है, लिस्टेड नहीं है, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, आपने अपने शेयर्स दे दिए, किसी को बोला, आपने शार्क टैंक वाला आई होप एपिसोड आप देखते होंगे, तो शार्क टैंक जो एपिसोड्स है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो कैपिटल रेज कर रहे हैं, ठीक है, अपने शेयर्स बेचकर, ठीक है, अपने शेयर्स जो वहाँ पर इन्वेस्टर बैठे होते हैं तो उनको शेयर्स दे देते हैं और उनसे कैपिटल ले लेते हैं। अगर तो आप उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो है वो ज़्यादा अगर आप शो करते हो, ठीक है, अगर आप उनकी शेयर वैल्यू ज़्यादा शो करते हो तो आप पर एक टैक्स लगता है जिसको हम कहते हैं एंजल टैक्स, ठीक है, तो उसको जो CII है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसने बोला है कि आप इस पर टैक्स जो है वो रिमूव कर दो, ठीक है। अब ये टैक्स, एंजल टैक्स लाया क्यों था? ये एंजल टैक्स लाया था मनी लॉन्ड्रिंग को, ठीक है, ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि कैसे ब्लैक मनी कैसे होगी कि किसी ने एक कंपनी, शेल कंपनी बनाई, ठीक है, एक कंपनी बना दी जिसका कोई बिजनेस है ही नहीं है, बस वो पैसे एडजस्ट करने के लिए, अपनी ब्लैक मनी को एडजस्ट करने के लिए उसने क्या किया, एक कंपनी बनाई, उसमें एंजल इन्वेस्टर बन गया और अपना पैसा उसने वाइट कर दिया ब्लैक से। तो उस चीज़ को, मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करने के लिए और ठीक है, टैक्स नॉर्म के साथ कंप्लाइंस करने के लिए, तो ये एक एंजल टैक्स लाया था 2012 में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए एंजल टैक्स क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दैट इज़ गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ये आपका एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, वेयर इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। ओके, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर लोकेटेड है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इस वजह से है कि गांधी सागर सेंचुरी रिसेंटली इसमें क्या किया, इसमें आपको पता है कि एक चीता रीलोकेशन मिशन या प्लान चल रहा है, ठीक है। हमने 8 चीताज, ठीक है, अफ्रीका से ट्रांसलोकेट कर कर, ठीक है, उनको ट्रांसलोकेट किया अफ्रीका से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। कौन सी? कूनो नेशनल पार्क में, जो कहाँ पर है, जो वो भी मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपको पता है कि वहाँ पर कुछ चीताज की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो अब क्या किया है कि गवर्नमेंट ने सोचा कि गांधी सागर जो सेंचुरी है वो भी कूनो नेशनल पार्क के पास है, ठीक है, उसका हैबिटाट भी वैसा ही है जैसे अफ्रीका का होता है, ठीक है, और जैसा कूनो नेशनल पार्क का है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको हम इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है जो इसका चीता का, उसमें इसको ऐड कर देते हैं, यानी यहाँ पर भी हम चीता ट्रांसलोकेट करेंगे, ठीक है। द मूव कम्स आफ्टर एक्सपर्ट सजेस्टेड दैट कूनो नेशनल पार्क, जो कूनो नेशनल पार्क द करंट होम फॉर चीताज डज नॉट हैव इनफ स्पेस फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला कि यहाँ पर स्पेस कम हो गई है कूनो नेशनल पार्क में, तो क्या करते हैं हम इनको, हमारे जो चीताज हमने अफ्रीका से लाए हैं उनको हम शिफ्ट कर देते हैं गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। तो इसलिए ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी ये इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। रिसेंटली 2 चीताज ट्रांसलोकेटेड अंडर द चीता प्रोजेक्ट डाइड, ठीक है। तो जो हमने चीताज लाए थे वो रिसेंटली वो मर गए, ठीक है। तो इस वजह से अब उन्होंने बोला कि स्पेस कम है तो चलो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया जाए। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, चीता, लेपर्ड और जैगुआर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चीता, लेपर्ड और जैगुआर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चीता की जो स्किन ऐसी होती है, ठीक है, ये हमारा चीता है, ठीक है। चीता, फर्स्ट ऑफ ऑल चीता फास्टेस्ट एनिमल है वर्ल्ड का, ठीक है, सबसे तेज़ भाग सकता है, तो इसको हम फास्टेस्ट एनिमल भी कहते हैं, ठीक है। चीता इंडिया के अंदर नहीं मिलता, एक्सटिंक्ट हो चुका है, चीता इंडिया के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी अब वो इंडिया के अंदर नहीं मिलता, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। सिर्फ ईरान के अंदर चीता मिलता है अभी, ठीक है, एशियाटिक चीता जिसको बोलते हैं वो अभी ईरान के अंदर मिलता है, ठीक है, एशियाटिक चीता
ईरान के अंदर मिलता है अभी, ठीक है, और अफ्रीका के अंदर मिलता है, वो अफ्रीकन चीता है, वो डिफरेंट है थोड़ा सा। एशियाटिक चीता जो मिलता है वो सिर्फ ईरान के अंदर मिलता है, ठीक है। तो हमने पहले ईरान के साथ बातचीत की थी हमारी गवर्नमेंट ने कि हमें चीता दे दीजिए, तो उन्होंने नहीं दिए थे, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न उन्होंने चीता नहीं दिए थे, फिर हमने अफ्रीका से लाए, ठीक है। तो चीता कैसा होता है, चीता ऐसा होता है, लॉन्ग मस्कुलर लेग्स होती हैं उसकी, ठीक है, लॉन्ग मस्कुलर बॉडी और स्मॉल हेड होता है, हेड उसका छोटा सा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा लेपर्ड, ठीक है। लेपर्ड एशिया में मिलता है, ठीक है। इसकी बॉडी ऐसी होती है, लॉन्ग स्लिम बॉडी, मीडियम साइज्ड हेड, इसका हेड थोड़ा सा मीडियम होता है, लॉन्ग टेल होती है, ठीक है, टेल इसकी लॉन्ग होती है और स्लिम लेग्स होती हैं, ठीक है। इसकी लॉन्ग मस्कुलर लेग्स होती हैं और टेल ऐसी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ जैगुआर, ठीक है। जैगुआर, जैगुआर कहाँ मिलता है, हमारे एशिया में तो वो नहीं मिलता, ठीक है, एशिया में नहीं मिलता, अफ्रीका में नहीं मिलता। जैगुआर मिलता है हमें अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो जैगुआर ऐसा होता है, बिग बल्की बॉडी होती है उसकी, बिग हेड होता है, बिग जॉ होता है, शॉर्ट टेल, टॉल टेल उसकी शॉर्ट होती है और लेग्स शॉर्ट होती हैं, ठीक है। तो इनको बिग कैट्स फैमिली, ये कैट की फैमिली में आते हैं, ठीक है। तो ये कैट फैमिली में आते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आना चाहिए कि आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। आपके नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि चीता कैसा होता है, क्या हमारा लेपर्ड कैसा होता है और जैगुआर कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दैट इज मत्स्य 6000, ठीक है। मत्स्य 6000, व्हाट इज दिस मत्स्य, ठीक है। ये मत्स्य क्या होता है, मत्स्य का मीनिंग होता है फिश, ठीक है, मत्स्य का मीनिंग होता है फिश, ठीक है। तो ये फिश से, यानी अगर फिश की बात की रहे, यानी कुछ वाटर की बात होगी, ओशन की बात होगी, तो मत्स्य 6000 क्या है, मत्स्य 6000 जो है एक इंडिया का फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल बीइंग डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ओके। आपको पता है कि हम स्पेस के अंदर जाते हैं थ्रू स्पेस क्राफ्ट्स, ठीक है, पर हम ओशन के अंदर नहीं जा सकते। अभी तक हमारे ओशंस जो है अनएक्सप्लोर्ड हैं, हम मून तक पहुंच गए, हम मार्स तक पहुंच गए, पर हम अभी तक अपने जो डीपेस्ट पॉइंट है हमारे ओशन का, हम वहां तक नहीं पहुंचे, ठीक है। हम फ्लोर ऑफ द ओशन तक अभी तक नहीं पहुंचे, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि हमारे पास वहाँ पर जाने के लिए हमारे पास सबमरीन्स नहीं है, शिप्स नहीं है ऐसे कि जिसमें हम वहाँ पर जा सकें, ठीक है। तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, हमारे साइंटिस्ट ने एक सबमर्सिबल, एक सबमरीन तैयार की जिसका नाम रखा मत्स्य 6000। इसमें क्या होगा कि हमारी जो सबमरीन होगी वो 6000 मीटर तक अंडर दी ओशन जाएगी, ठीक है, 6000 किलोमीटर डाउन दी ओशन के अंदर जाएगी, ठीक है, और मैंड होगी वो, उसके अंदर कुछ लोग बैठे होंगे। किसने डेवलप किया इसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो चेन्नई के अंदर है, एज पार्ट ऑफ द समुद्रयान मिशन, ठीक है। आपको पता है कि हमारा एक स्पेस मिशन है जिसका नाम है गगनयान मिशन, ठीक है। गगनयान मिशन की तरह ही हमारा एक ओशन का मिशन है जिसको हमने नाम दिया समुद्रयान मिशन, ठीक है। तो समुद्रयान मिशन का ही ये पार्ट है, उसके अंडर ही ये मत्स्य 6000 एक सबमरीन बनाई है जिसमें बैठकर ये हमारे लोग जो हैं, साइंटिस्ट लोग जाएंगे, ठीक है। दिस सबमर्सिबल एम्स टू एक्सप्लोर द डीप सी, ठीक है, डीप सी में जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे अप टू डेप्थ ऑफ 6000 मीटर, ठीक है। तो 6000 मीटर तक ये अंडर जाएंगे एंड इज डिजाइन टू कैरी अ क्रू ऑफ 3, ठीक है, 3 क्रू मेंबर्स को ये लेके अंदर जाएगी, इंक्लूडिंग ए पायलट एंड 2 साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट और 3 पायलट, 1 पायलट, 2 साइंटिस्ट जाएंगे, 3 क्रू मेंबर्स, ठीक है। तो ये किसके अंडर आ रहा है, समुद्रयान मिशन। मत्स्य, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा सकता है व्हाट इज दिस मत्स्य 6000, ठीक है, टू विच प्रोग्राम और मीन्स टू विच सेक्टर इट इज़ रिलेटेड टू, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा सकता है मत्स्य किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो मत्स्य 6000 जो है हमारा, ये इंडिया का फर्स्ट मैन्ड डीप सी मिशन है, ठीक है। ये इंडिया का, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि क्या ये इंडिया का फर्स्ट मैन्ड डीप ओशन मिशन है, यस, ये इंडिया का फर्स्ट डीप मैन्ड ओशन मिशन है, ठीक है। 3 ह्यूमंस जाएंगे, 6 किलोमीटर डेप्थ इन सेल्फ प्रोपेल्ड सबमर्सिबल, ठीक है। अब यहाँ पर इसका रीज़न क्या है, मत्स्य 6000 जाने क्या है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल एक्सप्लोर, हम एक्सप्लोर करेंगे, ओशन को तो एक्सप्लोर करेंगे ही, ठीक है। हम और क्या हम एक्सप्लोर करेंगे रिसोर्सेज को, वहाँ पर रिसोर्सेज क्या हैं, ठीक है, वहाँ पर रिसोर्सेज क्या हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज भी हैं वहाँ पर बहुत सारे, मेटेलिक्स,
मेटेलिक, ठीक है, नोड्यूल्स बोलते हैं उनको, ठीक है, मेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर बहुत सारा कोबाल्ट, लिथियम, निकल वगैरह मिल जाता है, ठीक है। तो वो हम वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे और हम हो सका तो उसको माइन भी करेंगे, ठीक है। बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज जो ओशन के फ्लोर पर पड़े हुए हैं, तो वो हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दैट इज़ बायो बिट्यूमेन, ठीक है। इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ बायो बिट्यूमेन, ठीक है। बायो बिट्यूमेन क्या होता है? तो बायो बिट्यूमेन, इसको हम बायो एसफाल्ट भी कहते हैं, एक इको फ्रेंडली, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है टू ट्रेडिशनल पेट्रोलियम बेस्ड बिट्यूमेन, ठीक है। ये है बिट्यूमेन, ठीक है, जो रोड्स को ले करने के लिए एक जो ब्लैक ऊपर टॉपिंग करते हैं हम, उसको कहते हैं बिट्यूमेन, ठीक है। वो कहाँ से आता है? दैट कम्स फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के थ्रू आता है, ठीक है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम रिन्यूएबल, ये जो बायो बिट्यूमेन है ये रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से ही ऑब्टेन करते हैं हम, सच एज लिग्निन, ठीक है, एक फाइबर टाइप होता है उसको लिग्निन होता है, फ्रॉम प्लांट बायोमास, बायो ऑयल्स, फ्रॉम पायरोलाइसिस, ठीक है। पायरोलाइसिस मीन्स हीट कर किसी चीज़ को, तो उसको कहते हैं पायरोलाइसिस, ठीक है। तो हीट करना किसी चीज़ को, तो फिर उससे कुछ चीज़ ऑब्टेन करना, उसको पायरोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम पायरोलाइसिस एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से अगर हम बिट्यूमेन ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसको कहेंगे बायो बिट्यूमेन, ठीक है। दिस इनोवेशन एड्रेसेस इन्वायरमेंटल कंसर्न, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है कि बायो बिट्यूमेन, आपको पता होगा जब रोड्स को ले करते हैं तो कितना ज़्यादा, एक तो उसमें स्मोक निकलता है, ब्लैक स्मोक, उसके अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमने एक बायो बिट्यूमेन, ठीक है, बायो बिट्यूमेन डिस्कवर किया, ठीक है। दिस इनोवेशन एड्रेसेस इन्वायरमेंटल कंसर्न रिलेटेड टू यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो अब हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ नहीं करेंगे अपनी रोड्स को मेंटेन रखने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। बिट्यूमेन होता क्या है? बिट्यूमेन इज़ ब्लैक, ठीक है, ये ब्लैक जो है सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड थ्रू डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल्स की जब डिस्टिलेशन होती है जिसमें से पेट्रोल, डीजल वगैरह सब निकल कर फिर जो पीछे बचता है तो उसको कहते हैं बिट्यूमेन, एंड इज़ वाइडली यूज टू बाइंड सरफेस ऑफ पेव्ड रोड, ठीक है। तो पेव्ड रोड को इकट्ठा रखने के लिए, बाइंड करने के लिए ये चीज़ बिट्यूमेन यूज़ होता है। इंडिया क्या करता है? 3.21 मिलियन टन, ठीक है, इतना बिट्यूमेन इंडिया ने इंपोर्ट किया 2022-2023 में, 3.21 मिलियन टन्स, ओके, एंड 5.24 मिलियन टन इंडिजीनियस बिट्यूमेन प्रोडक्शन लास्ट फिस्कल ईयर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया? हमने 5.24 मिलियन टन इंडिजीनियस बिट्यूमेन प्रोड्यूस किया था, ठीक है, ओके। ये आपका इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर, ठीक है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ बायो बिट्यूमेन, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आपका है दैट इज़ मर्करी आइलैंड, ठीक है। व्हाट इज़ मर्करी आइलैंड? एक आइलैंड है जिसका नाम है मर्करी आइलैंड, कहाँ पर मिलता है, ठीक है, ये मर्करी आइलैंड कहाँ मिलता है, ठीक है। मर्करी आइलैंड एक स्मॉल रॉकी आइलैंड है ऑफ द डायमंड कोस्ट, नमीबिया, ठीक है। नमीबिया एक अफ्रीकन कंट्रीज़ है, ठीक है। तो ये मर्करी आइलैंड उसके डायमंड कोस्ट पर, ठीक है, वहाँ पर मिलता है। डिस्पाइट इट्स स्मॉल साइज इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एंड अदर ग्लोबल कंजर्वेशन ग्रुप, ठीक है तो छोटा सा है, ठीक है, बट इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है कि यहाँ पर बर्ड्स बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स मिलते हैं। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो बर्ड्स की कंजर्वेशन में डील करता है, तो उसने इसको रिकग्नाइज़ किया, ठीक है। काफ़ी सारे ग्लोबल कंजर्वेशन ग्रुप्स हैं वगैरह, IUCN वगैरह, ठीक है, उन्होंने इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया रिकग्नाइज़ किया कि ये इंपॉर्टेंट, वहाँ पर बर्ड्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बर्ड्स स्टे करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है ये मर्करी आइलैंड, ठीक है, फॉर इट सिग्निफिकेंट कोस्टल सी बर्डिंग। तो यहाँ पर कोस्टल सी बर्ड ब्रीडिंग होती है, ठीक है। तो सी बर्ड्स जो होते हैं वो यहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। कोस्ट ऑफ नमीबिया कोस्ट पर एक आइलैंड है जिसका नाम है मर्करी आइलैंड, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है वेयर इज़ द मर्करी आइलैंड लोकेटेड, ठीक है, इन विच ओशन मर्करी आइलैंड इज़ लोकेटेड, ठीक है। तो ये सब
आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ये भी आपके इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, दैट इज डेड जोन। डेड जोन क्या चीज़ होती है? ए डेड जोन इज एन एरिया, ठीक है, एक वाटर बॉडी के अंदर एक एरिया होता है, ठीक है, लेक, ओशन, ठीक, सी के अंदर एक एरिया होता है जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल्स आर सो लो, वहाँ पर ऑक्सीजन मिलती नहीं है, मिलेगी भी तो बहुत कम मिलेगी, सो लो दैट मोस्ट मैरीन लाइफ कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो उधर होता क्या है, अब तो ऑक्सीजन कम है, ठीक है, ऑक्सीजन बहुत लो है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मैरीन लाइफ यानी फिशेस वगैरह, ठीक है, श्रिम्प्स वगैरह, ठीक है, तो वो वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो ये ठीक है, तो जहाँ पर डेड जोन होगा तो ये वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होगा। दीज जोन्स आर आल्सो नोन एज हाइपॉक्सिक एरियाज, ठीक है। तो इन एरियाज को हम हाइपॉक्सिक एरियाज भी कहते हैं। हाइपॉक्सिक का मीनिंग लेस ऑक्सीजन, ठीक है, लो ऑक्सीजन को एरियाज को हाइपॉक्सिक एरियाज भी कहते हैं, ठीक है। अब कॉजेज क्या हैं डेड जोन बनने के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉजेज क्या हैं डेड जोन बनने के? डेड जोन्स टिपिकली फॉर्म किसकी वजह से बनते हैं, उसका रिजल्ट क्या है? न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन क्या होता है? जब हम अपने फील्ड्स में, ठीक है, खेतों में हम फर्टिलाइजर्स लगाते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स दिए हमने, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ओवर फर्टिलाइजेशन करते हैं। ओवर फर्टिलाइजेशन यानी उतनी नीड नहीं है हमें, तो हमने उसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र ड्रॉप कर दिया, ठीक है, फर्टिलाइज़र, तो वो फर्टिलाइज़र जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र होगा वो सरफेस जो वाटर होगा, वाटर रन ऑफ के साथ जब बारिश होगी या, ठीक है, पानी के साथ, वो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं? वो एट लास्ट ओशंस, लेक्स, रिवर्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एल्गल ब्लूम हो जाती है। एल्गा आपको पता है ना, एल्गल ब्लूम, ठीक है, तो वो एल्गल ब्लूम हो जाती है, एल्गा बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि एल्गी जो होती है वो सारी ऑक्सीजन सोक कर लेती है, सारी ऑक्सीजन ले लेती है, तो बाकी जो एनिमल्स, ठीक है, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन बचती नहीं, तो इस वजह से ये बन जाता है एक डेड जोन, ठीक है, हाइपॉक्सिक जोन। तो रीज़न क्या है? एग्रीकल्चर रन ऑफ, ठीक है, एग्रीकल्चर से जो रन ऑफ वाटर जो एक्स्ट्रा, ठीक है, विद न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। नेक्स्ट इज अर्बन रन ऑफ, अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में हम अर्बन एरिया से जो पॉल्यूटेड वाटर, तो उसकी वजह से भी एल्गल ब्लूम हो जाती है, डेड जोन्स बनते हैं। एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन, एटमॉस्फेयर से भी, ठीक है। अब इससे इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ये होता है कि जो मैरीन लाइफ होती है जैसे फिश, श्रिम्प, ठीक है, अदर मरीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो तो या तो मर जाते हैं और वो उस एरिया को छोड़ देते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ता है इससे? डिप्लीशन ऑफ मरीन लाइफ, जब मरीन लाइफ की डिप्लीशन हो जाएगी उससे फूड चेन डिसरप्शन होगी, ठीक है, फूड चेन, ठीक है, डिसरप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब मान लो छोटे श्रिम्प्स नहीं है तो श्रिम्प्स को कौन खाएगा? फिश खाएगी, तो श्रिम्प्स डेड हो गए तो फिश भी डेड हो जाएंगी, ठीक है। तो इकोसिस्टम की एक जो फूड चेन होती है, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इकोनॉमी आपको पता है हमारी फिशरीज से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी आती है, फिशरीज भी हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। तो फिशरी जब नहीं होगी, फिशेज मर जाएंगी, तो फिशरी सेक्टर ही खत्म हो जाएगा। तो फिशरीज एंड टूरिज्म कैन सफ़र, फिशरीज और टूरिज्म सफ़र कर जाएगा ड्यू टू डिक्लाइन इन मैरीन पॉपुलेशन एंड ओवरऑल वाटर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, तो मरीन पॉपुलेशन, ठीक है, वो ख़त्म होगी, तो उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी पर भी बहुत असर पड़ता है, ठीक है। ये डेड जोन ऐसे देखो, फर्स्ट डेड जोन्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, स्प्रिंग में सन हीटेड, ठीक है। अब क्या हो गया कि नाइट्रोजन जो हमने फर्टिलाइजर्स में डाला, आपको पता है कि फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस फर्टिलाइजर से आता है और सीवेज से इन द फ्रेश वाटर लेयर इग्नाइट ह्यूज एल्गल ब्लूम, ठीक है, ये वाली एल्गल ब्लूम बन गई, ठीक है, ग्रीन कलर की एल्गा बन गई, एल्गल ब्लूम। व्हेन द एल्गी डाई, ठीक है, एल्गी डाई करेगी, दे सिंक इनटू द सॉल्टियर वाटर, ठीक है, एल्गी मरी वो सॉल्टियर वाटर में जाएगी बिलो एंड डीकम्पोज, ठीक है, और वो डीकम्पोज करेगी, ठीक है। डीकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो हमारे जो मैरीन लाइफ होगी वो भी मर जाएगी, ठीक है।
ठीक है, ये देखो सम डेड फिश फ्लोट, स्टार्व्ड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होगी, कट ऑफ रीसप्लाई, डीपर वाटर में भी फिर डेड जोन्स देखो, सारे एनिमल्स मर चुके हैं यहाँ पर से, जितने भी मरीन एनिमल्स से वो सारे मर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ये एल्गल डेड जोन्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है आपका करंट अफेयर है, दैट इज कवली प्राइज। ओके, क्या है ये कवली प्राइज, इंपॉर्टेंट है। कवली प्राइज, ठीक है, ये नेम्ड आफ्टर नॉर्वेजियन अमेरिकन, ठीक है, नॉर्वे का, ठीक है, नॉर्वे, आपको पता है नोबेल प्राइज़ भी नॉर्वे ही कंट्री देती है, ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल नॉर्वे के ही थे, ठीक है। तो ये भी वैसा ही कुछ छोटा सा, आप इसको छोटा नोबेल प्राइज़ मान सकते हो। तो कवली प्राइज़ एक नॉर्वेजियन अमेरिकन फिलंथ्रोपिस्ट, ठीक है, फिलंथ्रोपिस्ट फ्रेड कवली के नाम पर है, ठीक है। वो नोबेल एल्फ्रेड नोबेल के पर था, ये फिलंथ्रोपिस्ट है। फिलंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? फिलंथ्रोपिस्ट वो लोग होते हैं जो डोनेट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो लोगों को पैसे देते हैं, डोनेशन करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं इमरजेंसी में, तो उनको फिलंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्वेजियन अमेरिकन फिलंथ्रोपिस्ट फ्रेड कैवली उनके नाम पर है ये, ठीक है। डोनर्स, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इन एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस और नैनो साइंस, ठीक है। जब एस्ट्रोफिजिक्स में, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी आपको पता है स्टार्स वगैरह में जो डील करता है, तो उसकी फिजिक्स में, ठीक है, न्यूरोसाइंस डील्स विद माइंड, ठीक है, ब्रेन वगैरह के साथ जो डील करता है न्यूरो साइंस, ठीक है। और नैनो साइंस, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी, जिनको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की जब उसमें कुछ जो डील करेंगे, तो अगर वहाँ पर कुछ नई इन्वेंशन होगी, ठीक है, नए आइडियाज़ आएंगे, तो उनकी इन्वेंशंस जो करेगा, ठीक है, जो भी साइंटिस्ट करेगा, तो उनको ये कवली प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है, कवली प्राइज़, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड बाय द कवली फाउंडेशन इन 2000, द प्राइज इज़ अवॉर्डेड, ठीक है, हर 2 सालों बाद दिया जाता है। इंक्लूड्स, इसमें $1 मिलियन का कैश प्राइज़ होता है, ठीक है, अलॉन्ग विद मेडल, एक मेडल स्क्रॉल दिया जाता है। ये नोबेल प्राइज़ जैसा ही मिरर, ये नोबेल प्राइज़ जैसा ही होता है, ठीक है, बट इज़ कंसिडर्ड ब्रॉडर इन स्कोप, ठीक है, ये थोड़ा ब्रॉडर होता है स्कोप में, एज इट रिकग्नाइज कॉन्ट्रीब्यूशन विदाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ बीइंग मेड इन द प्रेसिडिंग ईयर्स, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है कि नोबेल प्राइज़ तो एक ही बार मिलेगा, ठीक है, बट ये जो है इसको फिर 2 बार, सेकेंड टर्म, थर्ड टाइम, सो मैनी टाइम्स ये मिल सकता है, ठीक है। द इनैग्युरल कवली प्राइज वॉज, फर्स्ट टाइम जो कवली प्राइज दिया गया था वो दिया गया था 2008 के अंदर, ठीक है। कवली प्राइज एस्ट्रोफिजिक्स में दिया जाता है, नैनो साइंस में दिया जाता है, न्यूरो साइंस में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ G7, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ दिस G7? जी का मीनिंग ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ठीक है। आपको पता है रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर इटली गए हुए थे टू पार्टिसिपेट इन द G7 समिट, ठीक है। तो इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन G7 आउटरीच सेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता होगा, आई होप, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियली एक इंटेलिजेंस क्रिएट करना, ठीक है। तो इस पर हम आपके साइंस टेक्नोलॉजी में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी अफ्रीका एंड द मेडिटेरेनियन, ठीक है। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया हमारे आउटरीच सेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो था एनर्जी अफ्रीका और मेडिटेरेनियन, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि G7 ग्रुप में कौन कौन मेंबर है, ठीक है। G7 ग्रुप में कौन कौन मेंबर है? ग्रुप ऑफ 7 नेशंस, ठीक है। 1975 में फाउंडेड हुआ था, ठीक है। पहले इसको कहा जाता था लाइब्रेरी ग्रुप, ठीक है। ग्रुप ऑफ 6, पहले 6 कंट्रीज थी, फिर 8 बन गई, ठीक है। इज एन, एक ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 7 ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज, इसके अंदर G7 के अंदर वर्ल्ड की जो टॉप इकोनॉमीज हैं, सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, वो हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये G8 भी बन गया था बीच में, ठीक है। G8 में रशिया भी इंक्लूडेड था, ठीक है, रशिया भी इंक्लूडेड था, ठीक है। तो रशिया को बाहर निकाल दिया गया जब उसने क्रीमिया पर, ठीक है, उसने उस पर हमला किया और उसको एनेक्स करने की कोशिश की, ठीक है। तो उसके बाद रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। तो अब ये उसके बाद हो गया G7, ठीक है। तो इनके इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन है? सबसे पहला मेंबर है कनाडा, ठीक है, फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन यही होगा कि कौन मेंबर हैं G7 के? तो सबसे बड़ा मेंबर USA,
ठीक है, यूएसए का नेबर कनाडा, ठीक है, फिर यूनाइटेड किंगडम यूके, ठीक है, इटली, ठीक है, इटली भी मेंबर है, ठीक है, जापान, फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। आपके लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 स्टेटमेंट, 4 डिफरेंट मेंबर्स दे देंगे, ठीक है, 4 बोलेंगे विच वन ऑफ इज नॉट अ G7 मेंबर, इसमें से कौन सा कंट्री G7 मेंबर की G7